हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास डाली जा चुकी है जिसको आप जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न लिए हैं जो कि बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है? एलईडी, फिलामेंट लैंप, सीएफएल या फिर फ्लोरेसेंट लैंप। तो आंसर क्या हो जाएगा? एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी ज़्यादा प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी ज़्यादा प्रकाश देता है और कम से कम ऊर्जा की खपत करता है। इसीलिए ये सीएफएल और जो फिलामेंट लैंप होते हैं इनसे बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, गंभीर बीमारियों में लागू न होने वाले लक्षणों की पहचान करें। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं हैं? रिकवरी धीमी होती है, तो ये होता है अगर कोई गंभीर बीमारी है तो इलाज कराने के बाद भी उसकी रिकवरी धीरे धीरे होती है। सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव होगा। गंभीर बीमारियों के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकती है, तो हाँ, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनकी इलाज अभी संभव नहीं है, तो उन गंभीर बीमारियों के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो सकती है। बीमारियां लंबे समय तक चलती रहती हैं, तो गंभीर बीमारियां लंबे समय तक चलती रहती हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये लक्षण नहीं है, इसलिए ये आंसर है। अगला प्रश्न है, एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भ्रमी निम्न हैं। भ्रमी या फिर इसको चक्र भी बोल सकते हैं, निम्न हैं। सेपल, पोलन, कोरोला एंड कार्पेल, पेटल, सेपल, कार्पेल एंड स्टेमन, कैलिक्स, एंड्रोसियम, कोरोला एंड गाइनोसियम, ओब्यूल, पोलन, पेटल एंड कैलिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कैलिक्स, एंड्रोसियम, कोरोला एंड गाइनोसियम। यह उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 चक्र होते हैं। अब एक फ्लावर की संरचना देख लेते हैं। यह है ओवरी, ये क्या हो जाते हैं? रंगीन पार्ट होता है। यहाँ पे ये एंथर और फिलामेंट पाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? इसमें ये अंदर ओव्यूल भी पाए जाते हैं। ये ओवरी है, ओवरी। ये जो ग्रीन कलर का सबसे बाहरी पार्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये सबसे बाहरी पार्ट कहलाता है सेपल। क्या कहलाता है? सेपल। और ये जो रंगीन कलरफुल पार्ट होता है जो ग्रीन कलर पार्ट के अंदर होता है, इसको बोलते हैं पेटल। ये क्या होता है? पेटल। ये रंगीन होता है। ये यहाँ पे ये एंथर है, एंथर। और ये तंतु या फिर फिलामेंट है, फिलामेंट है। इसको बोलेंगे स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये बीच वाली जो पतली संरचना होती है इसको बोलते हैं स्टाइल। और इन सभी को मिला के एंथर, फिलामेंट, इन सभी को मिला के इसको बोला जाता है स्टेमेन। और ये ओवरी के अंदर जो पाया जाता है इसको बोलते हैं ओव्यूल। तो ये फ्लावर की संरचना हो गई। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ये बाहर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेपल, और सेपल के अंदर जो रंगीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल। ये
एंथर होता है, जो ऊपर बड जैसी संरचना होती है एंथर होता है, और जिस तंतु से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। ये स्टिग्मा है, ये पतली संरचना है, ये स्टाइल कही जाती है। एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के इसको बोला जाता है स्टेमेन। इसको क्या बोला जाता है? स्टेमेन। तो कैलिक्स क्या होता है? अब देखते हैं कैलिक्स, एंड्रोसियम, कोरोला और गाइनोसियम क्या होता है। पहले देखते हैं कैलिक्स के बारे में। तो यह फूल का सबसे बाहरी परत या फिर चक्र होता है। ये बाहरी चक्र होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसमें सेपल्स होते हैं, या फिर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है इसी को सेपल कहा जाता है। ये फूल की कली को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। कैलिक्स का क्या कार्य है? ये फूल की कली को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा हो जाएगा कोरोला। तो यह दूसरा चक्र होता है जिसमें पंखुड़ियां मौजूद होती हैं। यह दूसरा चक्र है, और ये रंगीन होता है, कलर्ड पार्ट होता है। इसमें पंखुड़ियाँ या फिर पंखुड़ियों को पेटल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या मौजूद होती हैं? पेटल्स मौजूद होती हैं। ये रंग बिरंगी होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम है परागण कणों को आकर्षित करना, ये इनका काम होता है। अगला पार्ट आ जाएगा एंड्रोसियम। ये क्या होता है? ये नर जनन अंगों का चक्र होता है जिसमें स्टेमेन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें स्टेमेन होता है, और ये नर जनन अंग का चक्र होता है, नर जनन अंग का चक्र होता है। अब स्टेमेन तो देखें, अभी डायग्राम में देखे हैं। स्टेमेन किससे मिलके बना होता है? तो एंथर और फिलामेंट से मिलके बना होता है। चौथा पार्ट क्या आ जाएगा? गाइनोसियम। यह मादा जनन अंग का चक्र होता है। एंड्रोसियम नर जनन अंग का चक्र होता है, गाइनोसियम ये मादा जनन अंग का चक्र होता है। इसमें कार्पल या फिर पिस्टल होते हैं, मौजूद होते हैं। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी शामिल होती है। तो गाइनोसियम में क्या क्या आ जाएगा? कार्पल्स के अंदर ही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इसमें शामिल होती है। तो नर जनन अंग में या फिर जो स्टेमेन वाला पार्ट होता है इसको नर जनन अंग कहा जाता है। इसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं। गाइनोसियम इसको मादा जनन अंग कहा जाता है। ये मादा जनन अंग का चक्र होता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी शामिल होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वाहन के रियर व्यू मिरर को कैसा प्रतिबिंब निर्मित करना चाहिए? रियर व्यू मिरर पता है, जो वाहन के साइड में मिरर लगा रहता है उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो कैसा प्रतिबिंब निर्मित करना चाहिए? उल्टा और छोटा प्रतिबिंब, बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अब वाहनों का जो रियर व्यू मिरर है वो ऐसा बना होना चाहिए ताकि वह चालक मतलब जो भी ड्राइव कर रहा, जो भी गाड़ी चला रहा है उसको वाहन के पीछे स्पष्ट जो भी दृश्य है उसको स्पष्ट दिखाए, और साथ ही बड़े एरिया को कवर करके दिखाए। जैसे जो गाड़ी चला रहा होता है उसके साइड में छोटा सा ही मिरर लगा होता है, पर वो पीछे का स्पष्ट दिखाता है कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं,
पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं और साथ ही कितनी लंबी लाइन है, यानी ये दूर तक का दृश्य दिखाता है और कैसा दिखाता है, क्लियर दृश्य दिखाता है। तो जो रियर व्यू मिरर है वो किस दर्पण का बना होता है, उत्तल दर्पण का बना होता है या फिर अवतल दर्पण का बना होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, यह रियर व्यू मिरर उत्तल दर्पण का बना होता है। अब उत्तल दर्पण का ही क्यों बना होता है, अवतल दर्पण का क्यों नहीं बना होता? क्योंकि उत्तल दर्पण की ये स्पेशलिटी होती है कि यह इमेज को छोटा करके दिखाता है, किसी भी वस्तु को यह छोटा करके दिखाएगा, साथ ही उसको सीधा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, सीधा दिखाएगा और बहुत बड़ा एरिया कवर करके दिखाता है। अब जब छोटा इमेज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ पाएंगी। तो यह वस्तु को छोटा करके दिखाता है, छोटा करके और सीधा दिखाता है और वाइड एरिया यानी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इसलिए जो रियर व्यू मिरर है वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये सपाट नहीं होता है, जो उत्तल दर्पण है वो सपाट या फिर सीधा ऐसे नहीं होता है, ये थोड़ा हल्का सा घुमावदार होता है। घुमावदार होने की वजह से क्या करता है, ये पीछे जितने भी चीज़ें हैं उनको समेट के या फिर इकट्ठा करके दिखाने में मदद करता है। तो यह उत्तल दर्पण थोड़ा घुमावदार होता है, घुमावदार होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जितनी भी सतह है उसको समेट के या फिर इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश, मतलब दिखाने में मदद करता है। अब अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण का उपयोग होता तो क्या करता? अब अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है, या किसी चीज़ को जूम करके दिखाता है। अवतल दर्पण जूम करके दिखाता है। तो अगर रियर व्यू मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग हुआ होता तो ये क्या करता, एक ही गाड़ी को बड़ा, अगर छोटी सी गाड़ी भी खड़ी है तो इसको बड़ा करके दिखा देता। अब बाकी पीछे कितनी लंबी लाइनें हैं या कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनको नहीं दिखा पाता, जिससे भ्रम पैदा होता, या तो समझ में ही नहीं आता कि कितनी गाड़ियां हैं। और साथ ही ये क्या करता है, वस्तु को उल्टा भी दिखा देता है। अवतल दर्पण या वस्तु को उल्टा दिखाता है, इसीलिए जो रियर गाड़ियों की रियर व्यू मिरर है वहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, गर्मियों के मौसम में घर के ऊपरी और बाहरी सतह को सफ़ेद रंग दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा परावर्तित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है। दूसरा ऑप्शन है, सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती है और कम ऊष्मा ऊर्जा परावर्तित करती है। तीसरा है, यह सस्ता और लंबे समय तक चलने वाला है, यह इमारत को बेहतर रूप देता है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएंगे, हमको एग्जाम में ऑप्शन भी छांटने हैं। तो ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सस्ता लंबी की यहाँ तो बात ही नहीं है, यह इमारत को बेहतर रूप देता है ऐसा कोई संबंध ही नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन, ये सफ़ेद सतह अधिक ऊष्मा ऊर्जा को परावर्तित करता है कि अवशोषित करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, जो सफ़ेद सतह होती है ये अधिक ऊष्मा ऊर्जा को परावर्तित करता है और कम ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन डैश डैश की क्रिया से पूरा होता है, आर्द्र रस के, पित्त रस के, अग्नाशयी रस के या फिर आमाशयी रस के? तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र रस के। क्या हो जाएगा, आर्द्र रस के, क्योंकि जो पाचन है वो अग्नाशयी रस में भी होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन ये अग्नाशयी रस में भी होता है, पर आर्द्र रस में इसका फाइनली डाइजेशन होता है, यानी अंतिम रूप से पाचन होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्र रस, क्योंकि यहाँ पे क्रिया से पूरा होता है, बता रहा, पूछ रहा है कि पूरा होता है, कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो कंप्लीट आर्द्र रस के द्वारा किया जाता है। हम देख लेते हैं अग्नाशयी रस के बारे में। तो अग्नाशयी रस में भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। तो इसमें अग्नाशयी रस में एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, यानी जो एमाइलेज एंजाइम होता है यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है।
क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और दूसरा आ जाएगा लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। अब तीसरा आएगा प्रोटीन के पाचन के लिए भी, तो इसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, इनका काम क्या रहेगा, तो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। तो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और साथ ही अमीनो एसिड में तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। तो यानी अग्नाशयी रस जो है, ये अग्नाशयी रस की बात हो रही। तो जो अग्नाशयी रस है, यहाँ पे एमाइलेज के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन को पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में यानी प्रोटीन का पाचन किया जा रहा है। इसीलिए अग्नाशय रस के द्वारा इन तीनों पोषक तत्वों का पाचन मतलब प्रमुख रूप से होता है। पर यहाँ पे आंसर आंत्र रस क्यों माना गया है, चलिए ये देखते हैं। आंत्र रस इसलिए माना गया है क्योंकि जो इंटेस्टाइनल जूस होती है, यहाँ पे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज यानी जो कार्बोहाइड्रेट है, इनका पाचन पूरा होता है। आंत्र रस में यहाँ पे अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा होगा, तो कार्बोहाइड्रेट में माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, इसका पाचन पूरा होता है या फिर कंप्लीट होता है। इन शुगर्स का पाचन कंप्लीट होता है यहाँ पे। दूसरा पेप्टिडेज, ये प्रोटीन का अंतिम पाचन करता है, प्रोटीन का अंतिम पाचन करता है। अब तीसरा आ जाएगा लिपेज या फिर लाइपेज। ये वसा का अंतिम विघटन करेगा, वसा का यानी फैट का अंतिम विघटन यानी पाचन करेगा, तो अभी हमने देखा कि जो अग्नाशयी रस है, वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन होता है, पर जो अंतिम रूप से जो फाइनली डाइजेशन होता है, वो कहाँ होता है, आंत्र रस में। यहाँ पे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज का डाइजेशन पेप्टाइडेज के द्वारा प्रोटीन का अंतिम पाचन और लाइपेज के द्वारा वसा का अंतिम पाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। उत्पाद के गुण अभिकारक से अलग होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना या फिर परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो ऐसा कौन सा जो लक्षण है वो रासायनिक परिवर्तन का नहीं है। तो अभिकारक से अलग होना, उत्पाद का गुण अभिकारक से अलग होना, ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की एक क्वालिटी होती है कि जो प्रोडक्ट होता है वो अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी उसमें रिएक्टेंट वाली कोई भी क्वालिटी नहीं होती है। अभिकारक का गुण जो उत्पाद है उसका गुण अभिकारक से बिल्कुल अलग होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक क्रिया में, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसकी स्मेल चेंज होती है, उसकी टेस्ट चेंज होता है, स्मेल चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है। और अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना, परिणाम स्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन होना। हाँ, तो अधिकांश अभिक्रियाओं में ऊर्जा का परिवर्तन भी होता है, पर अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा पैदा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की।
एडवर्ड जेनर, ग्रेगर मेंडल, मैडम क्यूरी या फिर लुईस पाश्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। ग्रेगर मेंडल ने एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। ग्रेगर मेंडल ने इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। लुईस पाश्चर, मैडम क्यूरी ने इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। रेडियम और पोलोनियम की खोज की। और लुईस पाश्चर ने इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका खोजा था। रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका। टीका खोजा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, मस्तिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन की संरचना देख लेते हैं। एक रफ डायग्राम देखेंगे। ये सेल बॉडी है। इनको डेंड्रॉन मान लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये डेंड्रॉन होता है। जो शाखित संरचना होती है इसको डेंड्रॉन कहा जाता है। डेंड्रॉन है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी या फिर इसको साइटोन या सोमा कहा जाता है। इसको साइटोन भी कहा जाता है। ये जो है इसको माइलिन का आवरण कहा जाता है। माइलिन का आवरण या एक्सॉन है। अब डेंड्रॉन क्या काम करता है? तो ये शाखित होते हैं जिनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्रॉन के जो छोटे छोटे शाखा होते हैं इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये आवेगों को ग्रहण करके और सेल बॉडी की ओर पहुंचाते हैं। तो ये आवेग को, जो भी इम्पल्स है, उनको ग्रहण करते हैं। यह आवेग को ग्रहण करते हैं। आवेग को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसको सेल बॉडी तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये डेंड्रॉन का काम हो गया। सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। ये सेंट्रीपिटल होते हैं। कैसे होते हैं? सेंट्रीपिटल होते हैं। जो सेल बॉडी है इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस पाया जाता है। माइलिन का आवरण है, इसका काम क्या है? तो ये इंसुलेटर की तरह कार्य करती है। इंसुलेटर यानी सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। यह आवेग बाहर निकलने माइलिन, हाँ, जो कि ये माइलिन आवरण क्या करता है? यह आवेग को बाहर न निकलने के लिए एक सुरक्षात्मक कवर बनाता है। यह आवेग बाहर न निकले, बाहर न निकले, इसके लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, जिसको माइलिन का आवरण कहते हैं। एक्सॉन का काम क्या होता है? तो यहीं से आवेगों का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इसको हम ट्रिगर जोन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? ट्रिगर जोन कहते हैं। ट्रिगर जोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से आवेगों का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और यहीं से जो क्रियात्मक विभव है उसकी भी उत्पत्ति होती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन में जो ब्रांचेस पाई जाती हैं, शाखा पाई जाती हैं, इन्हीं को डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं? आवेग को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके इनको सेल बॉडी तक पहुंचाएं। सेल बॉडी में न्यूक्लियस पाया जाता है। जो बाहर की ये तरफ ये कवर होता है, इसको माइलिन का आवरण कहते हैं। यह आवेग को बाहर न निकलने पाए, ये मतलब जो भी आवेग आया है वह बाहर न निकलने पाए, इसके लिए यह एक इंसुलेटर की तरह कार्य करती है, एक सुरक्षात्मक कवर की तरह कार्य करती है। यह एक्सॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन है। यह एक्सॉन यहीं से आवेगों का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको ट्रिगर जोन कहा जाता है। यहीं से क्रियात्मक विभव की भी उत्पत्ति होती है। ये जो बीच में गैप होता है, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, इसको रेनवियर का नोड कहा जाता है। इसको नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। यहाँ पे माइलिन का आवरण नहीं होता है। और ये जो लास्ट में ये होती हैं, इनको टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? टीलोडेंड्रिया। इनमें सिनेप्टिक नोब पाई जाती है। सिनेप्टिक नोब या सिनेप्टिक वेसिकल क्या होती हैं? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये न्यूरॉन समझ में आ गया होगा। थोड़ा टफ है पर समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चालन में माध्यम के कण क्या करते हैं? अपनी माध्य स्थिति पर कंपन करते हैं, पूर्ण रूप से विराम पर रहते हैं, कंपन के साथ साथ विस्थापित भी होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे में विस्थापित होते हैं। तो चालन में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर ही कंपन करते हैं। ये विराम में तो नहीं होते। अगर विराम में होते तो ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता? ये कंपन के साथ साथ विस्थापित नहीं होते, ये सिर्फ अपनी जगह पे कंपन करते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे पर विस्थापन के तो चांस ही नहीं है। तो चालन में माध्यम के कण क्या करते हैं? अपनी माध्य स्थिति पर ही, अपनी जगह पर ही ये कंपन करते रहते हैं और कंपन के द्वारा ही एक कण से दूसरे कण तक ये ऊष्मा का ट्रांसफर करते हैं, जिसके कारण जो धातुएं हैं वह गर्म हो जाती हैं। धातुओं के एक सिरे में हीट देने पर या फिर ठंडक देने पर यह ऊष्मा का ट्रांसफर दूसरे सिरे तक कर पाती हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? आसवन, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण या फिर क्रोमैटोग्राफी। तो रंगीन घटक की बात हो रही है, तो रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है क्रोमैटोग्राफी। आसवन क्या होता है? तो यह लिक्विड को अलग करने का एक प्रोसेस होता ही, एक प्रक्रिया होता है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर लिक्विड को, दो लिक्विड के मिश्रण को अलग किया जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर कैसे? बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर, तो इसमें जैसे कोई भी दो लिक्विड का मिश्रण है, दो तरल का मिश्रण है, तो उसको गर्म किया जाता है। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा, वह जल्दी ही गर्म हो जाएगा और उबलने लग जाएगा और भाप बन के एटमॉस्फेयर में उड़ने लग जाएगा। तो जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वह एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा और बचेगा वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उदाहरण के लिए पानी और अल्कोहल, पानी और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा ही अलग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो जो कोई भी अगर पदार्थ है वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में आए, तो इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसको गैस को फिर वापस ठंडा करके इसको ठोस में बदला जा सकता है। तो ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे, उदाहरण नेपथलीन बॉल जो होती है, जो कपड़ों में रखी जाती है, नेपथलीन बॉल, नेपथलीन की गोलियां, साथ ही कपूर, कैम्फर कपूर और आयोडीन, ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है।
आयोडीन। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? तो इसमें किसी ठोस पदार्थ को उसके विलयन से शुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना, ये सबसे शुद्ध रूप होता है। यह सबसे शुद्ध, ये बाष्पीकरण से भी अधिक शुद्ध तरीका माना जाता है। इसमें ठोस को प्राप्त करते हैं, ठोस का एकदम शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है, एकदम शुद्ध रूप प्राप्त किया जाता है। और क्रोमेटोग्राफी को देख ही लिए, तो ये रंगीन घटकों को अलग करने के लिए, जैसे स्याही से अलग अलग रंग निकालने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कोशिका का दो समान अनुपात में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? विखंडन, बहुखंडन, द्विखंडन या फिर मुकुलन। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन। यहाँ पे दो समान अनुपात में विभाजन की बात किया है, तो किसमें होता है? द्विखंडन। विखंडन क्या होता है? जिसको फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो इसमें किसी सजीव का या किसी जीव के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, जीव के शरीर के कैसा हो जाता है? टुकड़े हो जाते हैं या फिर टुकड़ों में वो बट जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा फिर से एक नया जीव बना लेता है, नया जीव बना लेता है। क्या होता है विखंडन? कि इसमें जीव के शरीर के टुकड़ों में बट जाता है, जीव का शरीर टुकड़ों में बट जाएगा और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना लेगा। उदाहरण के लिए हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। शैवाल में भी स्पायरोगायरा शैवाल आ जाएगा। बहुखंडन क्या हो जाएगा? इसमें कोशिका का नाभिक कई बार विभाजित होता है और प्रत्येक कोशिका, फिर जो कोशिका का नाभिक है वो अनेक छोटे छोटे पुत्र कोशों में टूट जाती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम इसमें आ जाता है। इसमें नाभिक डिवाइड होता है, कोशिका का नाभिक कई बार विभाजित होता है, विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए आ जाएगा इसमें मलेरिया का जो परजीवी है ना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। द्विखंडन क्या होता है? तो द्विखंडन में कोई भी जीव है या दो बराबर भागों में बट जाता है। इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने भागों में बटेगा। तो द्विखंडन में कोई भी जीव है ये दो बराबर भागों में बट जाएगा और प्रत्येक भाग एक नया जीव बनाएगा, और प्रत्येक भाग एक नया जीव बनाएगा। उदाहरण के लिए ये किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम और युगलिना, इनमें द्विखंडन विधि होती है। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन में कोई भी जीव है, मान लीजिए उसके मदर सेल है, तो मदर सेल में ही एक बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक गांठ का फॉर्मेशन हो जाएगा और धीरे धीरे ये बड विकसित होके अपने मदर सेल से अलग हो जाएगी और एक नया जीव बना लेगी। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुकुलन। तो आई होप आपको विखंडन, बहुविखंडन और द्विखंडन और मुकुलन प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, उस सूक्ष्म जीव को पहचाने जिससे प्रथम एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ था। पेनिसिलियम, राइजोपस, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्पर्जिलस। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम। इसी से प्रथम एंटीबायोटिक का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर केमिकल चेंजेस हैं? कांच के गिलास का टूटना, प्रकाश संश्लेषण, जल में लवण का विघटन या घुलना, या बर्फ का पिघलना। तो केमिकल चेंज क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। बाकी कांच की गिलास का टूटना है ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो इसमें अगर कोई भी कांच है या कोई ग्लास है वो टूट जाता है तो उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो बड़ा कांच का टुकड़ा का जो प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होती है, वही छोटे कांच के टुकड़े का गुण होता है। तो इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। जल में लवण का विघटन, ये भी फिजिकल चेंज में आएगा। और बर्फ का पिघलना यानी उसके शेप में चेंज हो रहा है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अवस्था में परिवर्तन। तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यह फिजिकल चेंज में आएगा। बाकी प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे कुछ नया निर्माण हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन या फिर केमिकल चेंज बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे
मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डेड डैश को तैयार करने के लिए करते हैं, विटामिन को, लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट को या फिर प्रोटीन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन को। अब चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और विटामिन ये क्या होते हैं। ये जो बायोमोलिक्यूल है ना सिलेबस में चैप्टर, उसके ये सारे पार्ट है, उसके अंतर्गत ही आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ये दैनिक आवश्यकता में लगभग 350 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति का लगभग 55 से 65% ऊर्जा की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है। कार्बोहाइड्रेट का काम ही यही होता है कि ये ऊर्जा का पहला स्रोत होता है। ये शरीर में तुरंत एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है और साथ ही ये संचित भोजन का निर्माण करता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर उसको ऑलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड में डिवाइड होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन तो यह अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, जो कि अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। प्रोटीन साथ ही अमीनो एसिड का बहुलक होता है। बहुलक मतलब ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। इस शरीर में जो जितने भी आवश्यक प्रोटीन हैं, जितने भी प्रोटीन हैं, ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। 20 टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ये सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती, मतलब ये सबसे लास्ट में जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब प्रोटीन से एनर्जी ली जाती है। लगभग 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दैनिक हमको प्रोटीन में पर डे कितनी लेना चाहिए? 70 से 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। ये दैनिक आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन अम्ल 2 भागों में बटा होता है। एक होता है आवश्यक अमीनो एसिड, 2 भागों में बटा होता है, और एक होता है अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो ऐसे अमीनो एसिड जिनको भोजन में लेना जरूरी है या फूड के रूप में लेना जरूरी है, खाना जरूरी है, इनको क्या बोलते हैं? आवश्यक। और अनावश्यक क्या होते हैं? जिनको फूड के रूप में या फिर हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इनको शरीर स्वयं से निर्माण कर लेता है, शरीर स्वयं से निर्माण कर लेता है। तो ये क्या कहलाते हैं? अनावश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। अब मानव शरीर का लगभग 15% से लेके 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन ये निर्माणकारी पदार्थ होता है, यानी जैसे जो चोट लग गई, कुछ भी टूट फूट गया है, तो ये अंगों की मरम्मत करने का काम करता है, अंगों की मरम्मत करने का कार्य करता है। अगला है विटामिन। विटामिन जो है यह कार्बनिक यौगिक होता है। यह हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देता, यह एनर्जी बिल्कुल नहीं देता है, पर लेकिन ये जो उपापचयी क्रिया होती हैं, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। विटामिन की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, यानी अल्प मात्रा में इनकी विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, यानी प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में विटामिन का पाचन नहीं होता है।
अब विटामिन भी, अगर विटामिन को गर्म कर दिया जाए तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इनको गर्म कर दिया जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। विटामिन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल घुलनशील, जल घुलनशील, और एक हो जाएगा वसा घुलनशील। जल घुलनशील में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा आ जाएगा और विटामिन सी आ जाएगा, और वसा घुलनशील में आ जाएगा कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अगला प्रश्न है, HIV एड्स रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फिर कवक के कारण? तो HIV एड्स रोग यह वायरस के कारण होने वाला रोग है। वायरस के कारण कुछ और रोग भी होते हैं, जैसे डेंगू, जीका, यह प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा अफेक्ट करता है, ये जीका वायरस से होता है। चिकन पॉक्स, ये सारे वायरस से होने वाली बीमारी हैं। स्मॉल पॉक्स, साथ ही निपाह वायरस से होता है, निपाह और स्वाइन फ्लू, ये सारे वायरस से होने वाली बीमारी हैं। डेंगू, ये डेंगू वायरस से होता है। जीका, ये भी जीका वायरस से होता है। चिकन पॉक्स होता है बैरिसेला जोस्टर से, और स्मॉल पॉक्स होता है बैरियोला जोस्टर से। इसमें वेरिसेला जोस्टर और इसमें हो जाएगा वेरियोला जोस्टर वायरस से होता है। निपाह रोग निपाह वायरस से होता है, और स्वाइन फ्लू ये H1N1 वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू को जूनेटिक डिसीज भी कहा जाता है। और जूनेटिक डिसीज क्या होती हैं? जो एक जीव से दूसरे जीव में फैले उसको जूनेटिक डिसीज कहा जाता है। जूनेटिक रोग या फिर डिसीज कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।